जैसे ही वो जाता है, गैरी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो होश में आए। उसे सलाह देता है कि वो जल्दबाजी में कोई काम ना करे, लेकिन अपना बंदा बदला लेने के लिए डिटर्मिन्ड गैरी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ आ रहा है। जबकि गैरी थोड़ा हिचकिचाता है, वो कहता है कि वो उनसे बदला लेना चाहता है जो उन्होंने मंक के साथ किया, लेकिन राय साफ कर देता है कि ये एक प्रतिशोध है। तभी सिल्विया आती है और बताती है कि सेबेस्टियन हाउस डेल्बर्ट से है, जबकि गैरी आगे कहता है कि वो सर डेल्बर्ट का सबसे छोटा बेटा है, इसीलिए बेहतर है कि वो उसके दुश्मन न बने। इसकी बिल्कुल परवाह न करते हुए अपना बंदा दावा करता है कि सेबेस्टियन ने शुरुआत की थी, इसीलिए उसने जो किया उसके लिए उसे कीमत चुकानी चाहिए, और अपने रास्ते चला जाता है। गुस्से में गैरी उस पर चिल्लाता है कि वो सिचुएशन को नहीं समझ रहा है, और उसे बताता है कि ये पहली बार नहीं है जब यंग डेल्बर्ट ने ऐसा कुछ किया है, आगे कहते हुए कि अकेडमी में कोई भी उससे टकराना नहीं चाहता, और राय को चेतावनी देता है कि उसे निकाला जा सकता है। लेकिन अपना लापरवाह लाल बालों वाला साथी उसे आश्वासन देता है कि वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है, बताते हुए कि अगर वो उसे एक ऑफिशियल रैंक में चैलेंज करता है तो वो बिना किसी नियम को तोले उससे सही तरीके से बदला ले सकता है। बाद में जब हाउस डेल्बर्ट ज़मीन पर ट्रेनिंग कर रहा होता है, राय उनके पास जाता है और उनकी ट्रेनिंग में बाधा डालता है। दो नाइट स्टूडेंट्स कंफर्म करते हैं कि राय उनमें से एक नहीं है, और उसे इंतजार करने का निर्देश देते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना अपना बंदा सेबेस्टियन के बारे में पूछता है, और वो नाइट्स कंफर्म करते हैं कि क्या वो सच में सीबैस को ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्हें याद नहीं कि उसने पहले कभी किसी लाल बालों वाले दोस्त के बारे में बात की हो। जबकि राय उन्हें रास्ते से हटने को कहता है, सिल्वरहेड लड़का जो सेबेस्टियन का चमचा लगता है चिल्लाता है और उनसे पूछता है कि क्या हो रहा है। जब एरिक सिल्वरहेड लड़का उनकी तरफ बढ़ता है तो उसके टीममेट्स उसे बताते हैं कि ये लाल बालों वाला लड़का यहाँ घुसना चाहता है और सेबेस्टियन को ढूंढ रहा लगता है। आगे बढ़ते हुए एरिक कहता है कि सीबस किसी भी लाल बालों वाले अजीब को नहीं जानता, और रे पर गुस्सा हो जाता है ट्रेनिंग के बीच में घुसने के लिए। रूट टिप्पणियां करते हुए पूछता है कि क्या उसके माता पिता ने उसे कभी तमीज नहीं सिखाई। एक दूसरे का सामना करते हुए अपना बंदा साफ कर देता है कि अगर वो आदमी नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है, तो उसका उस सिल्वरहेड बदमाश से कोई काम नहीं है। जबकि एरिक गुस्से में अपने दांत पीसता है, सेबेस्टियन आता है और लाल बालों वाले लड़के से पूछता है कि क्या वो उसे ढूंढ रहा है। यंग डेल्बर्ट एक अंदाजा लगाता है और कहता है कि रायमा अपने दोस्त के लिए आया है, मानते हुए कि वो भी ब्लैक बेल्ट है। अपने कारण बताने की कोई ज़रूरत न महसूस करते हुए अपना बंदा सीधे सीधे उसे कहता है कि छोटी मोटी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। बिना सोचे समझे वो अपनी घड़ी से सेबेस्टियन के खिलाफ लड़ाई का अनुरोध करता है, जबकि विपक्षी कहता है कि ये काफ़ी सीधा है। हालांकि सेबेस्टियन लड़ाई से मना कर देता है और उसे भूल जाने को कहता है जब वो देखता है कि राइट 280 रैंक पर है। जब अपना बंदा सोचता है कि क्या वो डर गया है, तो यंग डेल्बर्ट कहता है कि वो जाहिर करता है कि उसकी कम रैंक देखकर ये कोई खास लड़ाई नहीं है। जोर जोर से हंसते हुए सेबेस्टियन बड़बड़ाता है कि उसने सोचा था कि दूसरा ब्लैक बेल्ट सबसे मजबूत था, लेकिन रे बहुत कमजोर है। वो फिर रे से माफी मांगता है और उसे आश्वासन देता है कि उसने मंक को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई, आगे कहते हुए कि ये उनके और किसानों के बीच एक स्वाभाविक अंतर है। ब्लैक बेल्ट्स का जिक्र करते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। वो रे को चुप करा देता है। जबकि अपना बंदा उस घमंडी बदमाश की तरफ झुकता है, एरिक उसका रास्ता रोकता है और दावा करता है कि सेबेस शायद उसके लेवल तक गिरकर उससे नहीं लड़ेगा। सिल्वरहेड चमचा बताता है कि वो वर्तमान में 9वीं रैंक पर है, इसीलिए अगर राय उससे लड़ सकता है तो ये दूसरों को भी उससे लड़ने में रुचि पैदा कर सकता है। पूछने पर कि क्या ये उसके बॉस के लिए काम करेगा, सेबेस्टियन खुशी से एरिक को राय के साथ लड़ने की इजाजत दे देता है। इस बीच अपना बंदा बॉस से पूछता है कि क्या वो उसके अनुरोध को स्वीकार करेगा जब वो एरिक को हराने में कामयाब हो जाएगा। जब सिल्वरहेड लड़का अपने बंदे पर गुस्सा हो जाता है, तो सेबेस्टियन उसे आश्वासन देता है कि वो लड़ाई खत्म होने के बाद बात करेंगे। डेल्बर्ट के घर के स्टूडेंट्स एक असली लड़ाई दोबारा देखने के लिए उत्साहित है, और एक मजबूत टीम में होने के लिए खुद को किस्मत वाला समझते हैं, क्योंकि लोग हर दिन चैलेंजेस के लिए आते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये काफी देर तक चलेगा। आमने सामने खड़े होकर अपना बंदा कॉन्फिडेंस से एरिक को उस पर हमला करने को कहता है। जबकि एरिक अपनी लकड़ी की तलवार पकड़े हुए है और गर्व से भरा लगता है, वो मानता है कि लाल बालों वाला लड़का घमंडी हो रहा है, और उसे सलाह देता है कि वो बाद में किसी के लिए बदला लेने के लिए रोने न जाए। जब दूसरे लोग नोटिस करते हैं कि लाल बालों वाले लड़के ने अभी तक अपनी तलवार नहीं निकाली है, तो एरिक सोचता है कि ये उसे दिखाने का एक बेहतरीन मौका है कि उसके पास क्या है, और सबॉस ने उसे जो सिखाया है उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ बॉस सेबेस्टियन गर्व से अपने चमचे को देखता है और कहता है कि वो फिर से छोटे बच्चों को परेशान कर रहा है,
और लड़ाई आखिरकार शुरू हो जाती है। जबकि अपना बंदा हथियार के बिना है और एक ही पोजीशन में रहता है, एरिक पहला कदम उठाता है और उसकी तरफ कूदता है जब वो अपनी तलवार घुमाता है। वो अपने हमले से बचने के लिए जोर से तलवार घोंपता है, हालांकि उसके आश्चर्य के लिए रे हमले से बच जाता है, जैसे कि ये पार्क में घूमना हो। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एरिक सोचता है कि वो इतनी तेज और शक्तिशाली हमले से कैसे बचने में कामयाब हो गया। ये कहते हुए कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, वो फिर से एक और वार करने के लिए तैयार होता है। जब लड़ाई जारी रहती है तो रे सांस रोक देने वाले तरीके से उसके हमलों से बचता जाता है, जैसे कि वो हवा का दोस्त हो। जब वो आसानी से हवा में कूद जाता है, तनाव में एरिक घबराने लगता है जब वो सोचता है कि वो जितनी तेजी से हो सके हमला कर रहा है, लेकिन रे अभी भी सब कुछ बचाते रहता है। जब वो हार मानने वाला लगता है, एक पल में रे एरिक पर एक पावरफुल मुक्का मारता है और बेचारा लड़का जमीन पर गिर जाता है। उसकी जमकर धुनाई करते हुए एरिक दर्द से कांपता है जब उसे सीधे पेट में मुक्का लगता है। सिल्वरहेड लड़के के बेहोश हो जाने के बाद जब स्टूडेंट्स उसे इन्फर्मरी ले जाते हैं, रे यंग डेल्बर्ट से पूछता है कि क्या वो उससे लड़ने के लिए काफी योग्य है, कहते हुए कि अगर वो उससे लड़ने के लिए सहमत हो जाता है तो उसका क्या भला होगा। तभी अपना बंदा उसे कुछ ऐसा दिखाता है जो सेबास्टियन को उससे लड़ने के लिए मना लेता है। पता चलता है कि राय 2 इंटरमीडिएट बीस्ट क्रिस्टल्स फेंकता है और बताता है कि अगर वो जीत जाता है तो वो उसे 2 उनमें से देगा। क्रिस्टल्स देखकर घबराकर सेबास्टियन उससे पूछता है कि उसे वो कहाँ मिले और साफ करता है कि वो गंदी चीजों लेकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। जबकि अपना बंदा बताता है कि उसके माता पिता ने ये क्रिस्टल्स उसके लिए छोड़ दिए थे क्योंकि वो एडवेंचरर्स हैं। राय ऑफर को और आकर्षक बनाता है, कहता है कि उसके पास अभी भी उन्हें पाने का मौका है क्योंकि उसने उन्हें इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि यंग डेल्बर्ट क्रिस्टल से काफी प्रभावित है क्योंकि वो राय का चैलेंज स्वीकार करता है, लेकिन एक शर्त मांगता है। अपनी शर्त बताते हुए कि ये रैंक बैटल पब्लिक में आयोजित हो, सेबास्टियन कहता है कि वो नहीं चाहता कि लोग सोचें कि उसने उससे वो बीस्ट क्रिस्टल्स अनिच्छा से छीन लिए, और अपना बंदा तुरंत सहमत हो जाता है, मानते हुए कि वो शुरू से ही ऐसा चाहता था। अगला सीन हमें ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाता है जहां स्टूडेंट्स अपने बॉस के लिए चीयर कर रहे हैं कि वो उस लाल बालों वाले अजीब को हरा दे। मीनवाइल काइल, जो राय के साथ चलता हुआ लगता है, पूछता है कि क्या वो सच में सेबास्टियन से लड़ने जा रहा है क्योंकि वो दूसरे रैंक पर है, और सोचता है कि अगर ये सच है तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। चिंतित होकर काइल कहता है कि भले ही वो खुद पर हारने की शर्त लगाकर जल्दी पैसा कमाना चाहता हो, उसका विपक्षी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन राय उसे आश्वासन देता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, और कायल को शर्त लगाने का आश्वासन देता है, ये मानते हुए कि वो उसे वैसे भी नहीं रोक सकता। कायल उससे उस बदमाश के नाक से खून निकालने का वादा करने को कहता है, और अपना बंदा एक फिस्ट बम्प के साथ सहमत हो जाता है। जबकि कायल ब्लैक बेल्टेड रे वर्सेस व्हाइट बेल्टेड सेबेस्टियन के लिए शर्त लगाना शुरू करता है। डैन दूसरों से पूछता है कि राय कितनी देर तक टिक सकता है, और इयन उम्मीद करता है कि उसे चोट न लगे। लेकिन सिल्विया एक अलग अनुमान लगाती है जब वो सोचती है कि ये एक साधारण लड़ाई नहीं होने वाली है। ये सुनकर डैन उसे छेड़ता है जब वो कहता है कि प्यार सच में लोगों को अंधा बना देता है, जबकि सिल्विया सफाई देती है कि उसे वो लड़का पसंद नहीं है। अपनी बात साबित करते हुए जब वो डैन पर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि वो अंधा है क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि रे कितना मजबूत है। गैरी सोचता है कि उसे इस बात की चिंता नहीं है कि राय ये लड़ाई जीतेगा या नहीं, बल्कि उसे सर डेल्बर्ट की ज्यादा चिंता है, जो इसके लिए उस पर गुस्सा हो सकते हैं। लड़ाई के स्टेज पर कदम रखते हुए सेबेस्टियन, जो कि ओवर द टॉप आदमी है, रे को याद दिलाता है और उसका मजाक उड़ाता है। कहता है कि नाइट्स के बच्चे नाइट्स बनते हैं, लेकिन किसानों के बच्चे किसान बनते हैं, और कोई भी वर्ग की सीमाओं को पार नहीं कर सकता। अपनी तलवार पकड़े हुई यंग डेल्बर्ट साफ कर देता है कि राय शायद एरिक को हराने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया होगा, लेकिन वो उससे लड़ने के बाद उनके बीच का अंतर जल्द ही देख लेगा। जब एक नाइट स्टूडेंट उन्हें पोजीशंस में आने का आदेश देता है, अपना बंदा उसे सलाह देता है कि वो अपने चमचे के लिए बकवास छोड़ दे। जबकि लड़ाई शुरू होने वाली होती है, राय अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढक लेता है जो सिर्फ उसकी आंखें दिखाता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, सेबेस्टियन पहला कदम उठाता है और उसकी तरफ तलवार मारता है। अपना बंदा प्रभावशाली ढंग से हमले से बचता है, और उसका विपक्षी उसे कहता है कि वो काफी किस्मत वाला है क्योंकि बहुत कम लोग उसके पहले हमले से बचते हैं। ये दावा करते हुए कि उसकी किस्मत काफी खराब है, राय कम समय में उसके चेहरे पर खरोंच मारने में कामयाब हो जाता है, जबकि सेबेस्टियन अपना चेहरा पोंछता है और सोचता है कि ये बहुत हल्का है। ये कहते हुए कि क्या ये उसकी असली ताकत है, वो उसके खिलाफ कभी नहीं जीत सकता। लड़ाई के बीच में अपना बंदा सेबेस्टियन से पूछता है कि वो इतना क्यों बोलता है, और अनुमान लगाता है कि वो इस समय तक जीत रहा है क्योंकि वो अपना मुंह चलाता रहता है। घबराकर यंग डेल्बर्ट रोशनी की गति से उसकी तरफ कूदता है और कहता है कि उसकी किस्मत यहाँ खत्म होती है। तभी अपना बंदा आसानी से हमले से बचता है और एक कैमोफ्लाज मूव करता है, सेबेस्टियन के चेहरे और कंधे को काटते हुए। जबकि खून बहता है, सब हैरान रह जाते हैं।
डैन सोचता है कि राय ने उस पर हमला कैसे किया और विश्वास नहीं करता क्योंकि सेबेस्टियन पहले चोटिल हुआ, जबकि इयन भी इस चमत्कार पर हैरान है। गैरी अनुमान लगाता है कि राय ने ये तकनीक कब सीखी और समझता है कि जिस तरह से उसने सेबेस्टियन के हमले से बचा वो बिल्कुल सर के ने जैसे किया था वैसा ही था। उसके बाद यंग डेल्बर्ट, जो कि इससे काफी तंग आ चुका लगता है, अपनी तलवार पर जादू कास्ट करता है और राय को चेतावनी देता है कि क्या वो इस हमले से बच सकता है। भीड़ सेबेस्टियन के लिए चीयर करती है जब ची तलवार पर इकट्ठा होता दिखता है और वो उत्साह से उसके लिए रूट करते हैं, जबकि वो ची से जुड़ी तलवार से राय पर हमला करता है। अपना बंदा फिर से वार से बचता है, लेकिन इस बार यंग डेल्बर्ट उसकी तकनीक को समझ जाता है और कहता है कि उसे पता था कि राय ऐसा करेगा। ये जानते हुए कि वो हमलों से बचते रहेंगे, सेबेस्टियन की तलवार पागल हो जाती है जब वो राय पर वार करती रहती है, बचाव के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। इस बीच वो तलवार मारता रहता है। स्टूडेंट्स अपने हीरो व्हाइट बेल्टेड नाइट के लिए चीयर करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो बहुत कूल हैं और उसे उस लाल बालों वाले बच्चे को उसकी जगह दिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लड़ाई में खोए हुए डैन अनुमान लगाता है कि राय पूरे समय हमले से बच रहा है, इसलिए उसे मार पड़नी ही है। ये सोचते हुए कि बदमाश सेबेस्टियन ने चीजों को बहुत आगे बढ़ा दिया है, सिल्विया उन्हें विश्वास दिलाती है कि रे बिल्कुल ठीक है और उसे करीब से देखने को कहती है। वो बताती है कि जिसका फायदा है असल में वो रे का विपक्षी है। जब वो डेल्बर्ट को कई बार कटते हुए देखते हैं जब वो खून में भीग जाता है, डैन का मुंह खुला रह जाता है जब वो सोचता है कि राय ने पूरे समय हमले से बच रहा था। लेकिन गैरी, जो कि काफी हैरान लगता है, कहता है कि रे ही वो है जो पूरे समय हमला कर रहा है। सिल्विया आगे समझाती है कि हर बार जब वो सेबेस्टियन के हमले से बचता था वो कम से कम एक बार पलटवार करता था। आगे कहती है कि राय ने धीरे धीरे सेबेस्टियन की स्टैमिना को कम किया ताकि उसे थका दिया जाए, जबकि बेचारा सेबेस्टियन खरोंचों से ढका हुआ है। वो गुस्से से चिल्लाता है कि उसके पिता को भी कभी इस तरह नहीं मारा गया था। उसे मारने की धमकी देते हुए सेबेस्टियन एक और हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, हालांकि वो फिर से राय की तलवार से कट जाता है। अपने बंदे के क्लासिक मूव्स देखकर डैन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और सोचता है कि क्या ये सच में राय है, जबकि सिल्विया जांच करती है कि उसके पास बिना समय गवाए जीतने के हर मौके थे और सोचती है कि वो जानबूझकर उस पर हमला क्यों करता रहता है। तभी गैरी निष्कर्ष निकालता है कि रे ये जानबूझकर कर रहा है और अपने विपक्षी को थोड़ा थोड़ा तड़पाना चाहता है, उसके साथ खेल रहा है जैसे शिकारी अपने शिकार के साथ करता है। हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन का पूरा चेहरा अब कट्स और चोटों से ढका हुआ है। बेचारा लड़का दर्द से रोता है और राय को गंदा किसान कहता है, लेकिन लाल बालों वाला लड़का, जो आखिरकार मंग के लिए बदला लेता है, उसके नाक पर एक आखिरी वार करता है जब वो कांपता है और रे को इंतजार करने की धमकी देता है क्योंकि उसका पिता उसे नहीं छोड़ेगा और वो एक मरा हुआ आदमी होगा। अपना बंदा एक बार फिर अपनी तलवार उठाता है और सोचता है कि उस जैसे किसी से बात करना उसके समय और ऊर्जा की बर्बादी है। सेबेस्टियन, जो हार मानने वाला था, राय से कहता है कि वो हार मान लेगा। हालांकि जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, अपना बंदा उसे फिर से तलवार से मारता है। उसे बिल्कुल वैसे ही मारता है जैसे सेबेस्टियन मंक को चोट पहुंचाता रहा था। राय अपने क्लासमेट के बदले में अंधा हो गया है और मंक के साथ जो कुछ भी उसने किया उसके लिए ब्लॉन्ड हेड लड़के से बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए वो उसे इतनी आसानी से हार नहीं मानने देगा। इस बीच सिल्विया और गैरी सिचुएशन को खराब मानते हैं और अगर ये चलता रहा तो सेबेस्टियन मर सकता है। तभी उन्हें किसी को रोकने के लिए चिल्लाते हुए सुनाई देता है। पता चलता है कि ये मंक है और राय को रोकने की कोशिश करता है, जो सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस बीच बुरी तरह से घायल प्रतियोगी हार मान लेता है और मैच राय के विजेता होने के साथ खत्म होता है। उसी पल स्टूडेंट सेबेस्टियन को इन्फर्मरी ले जाने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, जबकि गैरी अपने दोस्त के पास दौड़ता है। घायल व्हाइट बेल्ट वाला लड़का नखरे करते हुए लगता है और सबको अपने रास्ते से हटने का आदेश देता है, लाल बालों वाले लड़के को चैलेंज करते हुए कि आखिरी हंसी कौन हंसेगा। अगला सीन फिर हमें सेंट्रल बिल्डिंग एवरिन नाइट एकेडमी के टॉप फ्लोर पर ले जाता है, जहां हम डेल्बर्ट को अपने बेटे के साथ जो पहले हुआ उसके बारे में हंगामा करते हुए देखते हैं। के उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे आश्वासन देता है कि एक नाइट के नजरिए से रे टैलन ने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा। ब्लैक बेल्ट इंस्ट्रक्टर डेल्बर्ट को नियमों को नजरअंदाज ना करने की याद दिलाता है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है जब वो टेबल पर अपना हाथ मारता है। गुस्से में आग बबूला नाइट कहता है कि अगर उसने नियमों को नजरअंदाज किया होता तो वो मौके पर ही उस लाल बालों वाले बच्चे को मार देता, और के से कहता है कि उसे अपने बेटे को अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि वो विकृत हो गया है। डेल्बर्ट आगे रे पर यह आरोप लगाता है कि ये जानबूझकर किया क्योंकि वो एक राक्षस पैदा हुआ था। जैसे ही वो ये शब्द कहता है, एक एल्डर उसे बीच में रोकता है और सोचता है कि उसके शब्द भी गलत नहीं हैं। जैसे कि अगर भविष्यवाणी सच है तो लाल बालों वाला लड़का राज्य को नष्ट कर देगा, जबकि एल्डर वॉन बताता है
कि भविष्यवाणी ने ये भी बताया था कि लाल बालों वाला लड़का इस दुनिया का चुना हुआ उद्धारक भी बन सकता है। लेकिन वॉन को कोई बीच में रोकता है, जो बड़बड़ाता है कि बच्चे ने पहले ही एक आपदा बनने के संकेत दिखा दिए हैं। जैसे ही ये होता है, एक और एल्डर सलाह देता है कि लाल बालों वाले लड़के को निकालना आसान होगा और शायद ये अंत की तरफ शुरुआत को चिंगारी देगा। लेकिन हेड एल्डर इसका विरोध करता है और सोचता है कि ये बहस बेमतलब है। वो सलाह देता है कि अगर सबके अलग अलग विचार हैं तो उन्हें इस पर वोट करना चाहिए, और पूछता है कि अगर वो रे टैलन के निष्कासन पर सहमत हैं तो अपना हाथ उठाएं। पता चलता है कि डेल्बर्ट, एल्डर गिब्बी और मास्टर नाइट रोज रे के एकेडमी से निष्कासन पर सहमत हैं। दूसरी तरफ एल्डर वॉन, हेड एल्डर, एल्डर हम्फ्री विनफर्ड, बर्नार्डो और इंस्ट्रक्टर के उसके निष्कासन से सहमत नहीं है। नतीजतन उनमें से 3 रे के निष्कासन के पक्ष में आते हैं, जबकि 6 सहमत नहीं है। इसलिए एल्डर लाल बालों वाले लड़के के निष्कासन को खारिज कर देता है। अगले सीन में रे अपने डॉम की छत पर आंखें बंद करके लेटा हुआ लगता है जब वो कदमों की आहट सुनता है। जब वो सोचता है कि ये कौन हो सकता है, तो पता चलता है कि ये सिल्विया है, जिसने उसे डॉम में नहीं देखा, इसलिए उसने छत पर देखने का फैसला किया। जबकि अपना बंदा उसे बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो मॉन्क के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है, जैसे कि सिल्विया ने उसका दिमाग पढ़ लिया हो। उसके बाद वो रे से कहती है कि वो शायद आम लोगों से अलग है और वो बात करने में या लोगों की भावनाओं को समझने में अच्छा नहीं है। लेकिन अपना बंदा उसे बीच में रोकता है, कहता है कि उसे परवाह नहीं है। घबराकर वो खुद को साबित करने की कोशिश करती है, उसे बताती है कि उसका ये मतलब नहीं था। सिल्विया साफ करती है कि वो जानती है कि वो बुरा इंसान नहीं है, और हर बार जब वो उसे उलझन में या गुस्से में देखती है तो वो चाहती रहती है कि वो किसी तरह मदद कर सके, और उम्मीद करती है कि वो उन पर थोड़ा और विश्वास करेगा, क्योंकि वो आखिरकार दोस्त हैं। ये सोचते हुए कि क्या वो दोस्त हैं, रे उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करके वो अपना सर उठाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उससे डरती है। ईमानदार होते हुए वो उसे बताती है कि कभी कभी वो डर जाती है, लेकिन वो नहीं सोचती कि वो बुरा इंसान है। उसी पल सिल्विया मुस्कुराती है और उसकी ड्रैगन आई की तारीफ करती है, कहती है कि ये उस पर सच में अच्छी लगती है। उसे सलाह देती है कि वो खुद को एक राक्षस की तरह ना समझे। जैसे ही वो ये सुनता है, रे की आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। वो पीछे मुड़ता है और सोचता है कि हर बार जब उसे लगता है कि उसने इंसानियत को सच में देख लिया है, चीज़ें तुरंत बदल जाती हैं, और ऐसा लगता है कि उसे अभी भी इंसानों को सच में समझने तक एक लंबा रास्ता तय करना है। दूसरी तरफ डेल्बर्ट गुस्से से बिल्डिंग से बाहर चलता है और फैसला करता है कि वो किसी दिन उस लाल बालों वाले राक्षस को मार देगा, क्योंकि उसे भविष्यवाणियों की परवाह नहीं है। तभी एल्डर गिब्बी उसके पास आता है, जो नाइट का ध्यान खींचता है। उसे बताता है कि वो जानता है कि डेल्बर्ट सोचता है कि नाइट्स को सिर्फ नोबल ब्लड से आना चाहिए, जो एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। आगे कहता है कि इसने उसका ध्यान खींचा। इस बीच सिल्विया सीढ़ियों से नीचे चलती है। उसके पास एक ब्लॉन्ड हेड लड़का आता है, जो भी एक वाइट बेल्ट है। वो लड़का उससे रे टैलन के ठिकाने के बारे में पूछता है, और वो उसे बताती है कि रे ऊपर है। वो खूबसूरत लड़की को धन्यवाद देता है और ऊपर जाता है, जबकि सिल्विया सोचती है कि क्या वो अपने साल में कभी उस जैसे किसी से मिली है। जबकि रे अभी भी छत पर है, वो फिर से किसी के आने की आवाज़ सुनता है और सोचता है कि ये सिल्विया है। पूछता है कि वो वापस क्यों आई, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए पता चलता है कि ये कोई और है, पहले वाला ब्लॉन्ड हेड लड़का, जो रे को बताता है कि उसने शायद उसे किसी और के लिए गलत समझ लिया होगा। तभी वो लड़का अपना परिचय हैरी डेल्बर्ट के रूप में देता है, एक दूसरे साल का स्टूडेंट, और अपना बंदा एक परेशान करने वाला चेहरा बनाता है जब उसे एहसास होता है कि वो डेल्बर्ट परिवार से है। हैरी उसे बताता है कि उसने उसके छोटे भाई को हराया, जिससे रे मान लेता है कि वो यहाँ बदला लेने आया है। लेकिन वो लड़का मना कर देता है और बड़बड़ाता है कि उसने उसके इरादों को गलत समझ लिया है, क्योंकि वो यहाँ इतनी मामूली बात के लिए नहीं है, बल्कि वो रे को धन्यवाद देना चाहता है। ये सुनकर अपना बंदा हैरी को उसके भाई की धुनाई करने के लिए धन्यवाद देते हुए देखकर हैरान रह जाता है। हैरी आगे दावा करता है कि वो जानता है कि उसका भाई कितना घमंडी हो सकता है, और सेबेस्टियन ने अतीत में कभी ईमानदारी से प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए ये समय की बात थी कि कोई उसे एक अच्छा सबक सिखाने के लिए हरा दे। जैसे ही वो लड़का अपनी बात खत्म करता है, रे पीछे मुड़ता है और जाने वाला होता है, लेकिन हैरी उसे रोकता है, कहता है कि उनके बीच रैंक बैटल नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक ही साल में नहीं है, और उसे एक सबक सिखाने का आग्रह करता है। वो उसे एक लकड़ी की तलवार देता है और अपना बंदा लड़ाई स्वीकार कर लेता है। कहता है कि इतनी बातों के बाद आखिरकार वो बदला लेना चाहता था, लेकिन हैरी उसे आश्वासन देता है कि वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि जिस व्यक्ति ने उसके भाई को हराया वो कितना मजबूत है,
और लाल बालों वाले लड़के को चैलेंज करता है कि वो उसे दिखाए कि उसके पास क्या है। इस बीच रे खुद को तैयार करता है और सोचता है कि हैरी हर किसी से अलग एहसास देता है, इसलिए वो अपने मूव्स बदलने का फैसला करता है और उसकी तरफ वार करता है। लेकिन हैरी बेहतरीन तरीके से हमले को रोकता है और रे जोर से पीछे झुक जाता है। उसे पीछे झुकते देखकर डेल्बर्ट का बेटा उसके सही फैसले के लिए उसकी तारीफ करता है, जबकि अपना बंदा हैरान रह जाता है जब उसे एक अजीब एहसास होता है और सोचता है कि उसके हमले के बाद उसके विपक्षी की तलवार पहले ही टूट गई होती। रे आगे सोचता है कि अगर उसका विपक्षी इस तरह वार करता रहा तो उसकी तलवार पहले टूट जाएगी। तभी हैरी अनुमान लगाता है कि उसे अभी तक की का इस्तेमाल करना नहीं आता। ये देखकर कि वो सिर्फ ताकत के बल पर नहीं जीत सकता, अपना बंदा ब्लैक बेल्ट तकनीकों का इस्तेमाल करने का फैसला करता है जो उसने सीखी थी। इस बीच वो एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। हैरी आसानी से हमलों से बचते रहते हैं और रे से पूछते हैं कि क्या उसके पास बस इतना ही है। जब रे थोड़ा गर्म हो जाता है और पसीना आने लगता है, हैरी उस पर अपनी लकड़ी की तलवार से एक आखिरी शक्तिशाली वार करता है, जिससे वो तलवार पर गिर जाता है। तभी अपने बंदे का खून बहने लगता है और उसी पल हैरी लड़ाई खत्म कर देता है जब वो जाने वाला होता है। रे जो बुरी हालत में लगता है किसी तरह उठता है और हैरी से पूछता है कि क्या वो पहले रैंक वाले दूसरे साल का नाइट अप्रेंटिस है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो 50वीं रैंक पर है। जबकि लाल बालों वाला लड़का इतने कुशल किसी को 50वीं रैंक पर देखकर विश्वास नहीं कर पाता। हैरी डेल्बर्ट उसे अलविदा कहता है और दावा करता है कि जब वो की ठीक से सीख लेगा तो उन्हें फिर से लड़ना चाहिए, जिससे रे को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो की का इस्तेमाल करना सीखने के बाद इतना मजबूत बन सकता है। Team match, let's go. Blue team has scored for the first time! Blue team is unstoppable! Killing spree for the blue team! Reloading! The blue team's streak has just been put to an end! Down! Blue team is heading to a perfect win. The blue team's streak has just been put to an end. Cover me! Killing spree for the blue team. Reloading! The blue team's streak has just been put to an end.